यूट्यूबर मौसीकी कहानियों में आज सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो सभी को अपना अतीत याद दिला देगी। कॉलेज के दिनों में हुए प्रेम प्रसंग भुलाए नहीं भूलते, उनकी स्मृति की गंध सदा रची बसी रहती है। इसी भाव को रेखांकित करती हुई ओम प्रकाश गंगोला जी की ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1986 की मनोरमा पत्रिका में। चलिए सुनते हैं आज ये सुंदर सी मन को छू लेने वाली कहानी, मेरा गुटरगू। मनोरमा उप्रेती को ऐसी आशा नहीं थी कि सुलक्षणा सिंह दीदी एकाएक ऐसी मधुर हो उठेंगी। अधेड़ उम्र की सुंदर, प्रभावशाली व गंभीर रहने वाली सिंह दीदी विज्ञान पढ़ाया करती। अपने साथ काम करने वाली अध्यापिकाओं में हंसी मजाक के अवसर वे खोज लेती, पर संयम का एक ढका छुपापन उनमें अवश्य रहता। पर आज मनोरमा ने ज्यों ही अपने विशाल झलमलाते बंगाली नेत्र मटकाए और उन्हें दीदी की गोल गोल काली स्थिर सी रहने वाली आंखों में टिकाते हुए कहा, दीदी आप तो आज भी इतनी सुंदर हैं। आपके तो कई प्रेम प्रसंग होंगे, एक केवल एक हमें भी सुनाइए ना। तो सुलक्षणा दीदी ने अपने स्टाफ की सबसे युवा, चंचल सी लगने वाली मनोरमा के सर पर थप से अपना पूरा हाथ मारा और कहा, शैतान कहीं की। फिर वे बाहर बरसते पानी को थोड़ी देर देखती रहीं और अपने में डूबी सी उन्होंने कहा, अच्छा सुन। बात बनती देखकर वहां उपस्थित अन्य अध्यापिकाएं भी नजदीक सरक आईं। उस दिन सवेरे से वर्षा हो रही थी, लड़कियों को छुट्टी दे दी गई थी। कॉलेज में इधर उधर कमरों में ग्रुप बनाए अध्यापिकाएं सुनने सुनाने बोलने बुलवाने के उपक्रमों में खोई समय काट रही थी। वेतन का दिन था और शाम तक क्लर्क उसे लेकर पहुंचने वाला था। वर्षा में घर जाना कठिन भी था और फिर लौट कर आने की जलालत भी थी, अतः सभी इधर उधर कुर्सियों में धसी बैठे ठाले का आनंद ले रही थी। सुलक्षणा दीदी और मनोरमा उप्रेती प्रायः अपनी प्रयोगशाला से बाहर न जाती, अपने ही वर्ग के लोगों में खोई रहती। अतः आज भी जमघट फिजिक्स लैब में ही जम गया था। केमिस्ट्री में अम्लों और H2S की गंध से नाक में दम रहती, तो बायोलॉजी में फॉर्मेलिन व सड़े मेढकों की बू से बुरा हाल रहता। अतः फिजिक्स की लैब मिल बैठने के लिए आदर्श मानी जाती। पर आज का जमाव कुछ अधिक ही सनसनी भरा और मोहक हो गया था। सुलक्षणा दीदी की प्रेम कथा जारी थी। तू क्या समझती है, प्रेम तू ही करती है। उन्होंने मनोरमा के गाल खींचे और उसकी आंखों में तैर आई शर्म ने उनमें रस भर दिया। दीदी अपनी आंखों से जैसे अपने को ही देखने लगी। अध्यापिकाएं और सिमट गईं। थोड़ी देर आपस में ठसके हुए, मुस्कुराहटें फैली और उस समय उन कुछ जोड़ी आंखों को कोई देख लेता तो लगता स्वच्छ जल की टपकती हुई बूंदों में सूर्य की किरणें लिपट गई हों। दीदी कह रही थी, मैं तब नैनीताल में MSc कर रही थी। मेरे पिता सेना में कर्नल थे, रानी खेत में थे। वे तथा परिवार हम लोगों की पढ़ाई के कारण नैनीताल रहता, अतः घर में थोड़ी मुक्ति का वातावरण था। भाई भी नहीं था कोई, 2 बहनें थी छोटी, सुंदर तो मैं थी। उन्होंने श्रोताओं की आंखों में अपने कथन के प्रभाव की पुष्टि की। मनोरमा ने व्यवधान नहीं दिया, केवल अपनी मुस्कुराहट को चेहरे में फैलाते हुए जैसे चुप रहकर ही कहा, इसमें क्या संदेह है। दीदी का प्रवाह बना रहा। बनाव श्रृंगार में भी खूब समय लगाती, साड़ियों ब्लाउजों के रंग और कॉम्बिनेशन में खूब माथापच्ची करती। उस वर्ष MSc फिजिक्स की कक्षा के कुछ मनचले बेचारे ढेर ही हो गए। अध्यापक भी पढ़ाते हुए मेरी दिशा में न देखते, देख लेते तो मैं अंदर ही अंदर खिलखिला उठती। उनकी स्मृति लड़खड़ा जाती, गणित के सूत्र उलझ जाते, रटा रटाया लेक्चर खिसकने लगता। उनके दिमागों के सर्किटों में बहती विद्युत धाराएं एक दूसरे से उलझ जाती। हम इसे हाई वोल्टेज इफेक्ट कहते। मुझे मजा आ जाता, खूब मजा। दीदी थोड़ी देर वापस अपनी पुरानी कक्षाओं में पहुंच गईं। वे बाहर देखती हुई स्थिर और चुप सी रहीं, फिर अपने में लौटी तो दृश्य बदल दिया उन्होंने। अपनी कक्षा में
मैं विश्वास से बैठी रहती, हमेशा खिली हुई, प्रायः इधर उधर देखती रहती और बाहर बरामदे में भी नजर बनाए रखती। बहुत कुछ ढेर होता रहता। जब लोग ठिठकते अथवा कक्षा की पढ़ाई से अधिक मेरी ओर देखने का प्रयास लोगों की गर्दनों में होता, तो मैं अपने को बहुत ऊंचा अनुभव करती। यूं उन दिनों आज जैसी स्थितियां नहीं थी, पर कुछ मनचले कॉरिडोर पर आते जाते ठेल ठाल भी करते, फप्तियां भी कसी जाती, कान मेरे खड़े रहते, अपने को कुछ समेटे से चलती, सचेष्ट पर टो लेती रहती। अपने महत्वपूर्ण होने का भाव मुझे तब भी घेरे रहता। मेरी एक सखी थी, अपने विषय में तो कोई लड़की आती नहीं थी। अनुराधा कुलकर्णी था उसका नाम। बॉटनी में पढ़ती और पढ़ने में अव्वल थी, पर थी काली, विकलांग, हाथ पैर कुछ टेढ़े से थे उसके। हम दोनों प्रायः ही साथ रहते। हमारे घर की दिशाएं भी एक थीं। वह मेरे प्रेमियों की खोज खबरें रखती और उनकी फाइनल मेंटेन करती। दीदी की आंखें हंसी से खिल उठी। उन्होंने कुर्सी में उठते हुए थोड़ा अपना बैठने का कोण बदला, एक बार श्रोताओं को देखा। वे आगे क्या हुआ कि बेताबी में थे। मनोरमा ने दीदी की मेज के सहारे कुर्सी और सटा ली, हाथों के कुशन पर गाल टिका लिए। अब लड़कियों, ये मत समझना कि मैं हजारों को बरगलाती थी। हाँ, 5-6 ऐसे अवश्य थे जो काफी निष्ठा से मेरे पीछे पड़े हुए थे। उन्हीं में था एक मेरा गुटरगू, गोरा चिट्टा दाना सा गोल मटोल। दीदी ने हाथों को घुमा घुमा कर ऐसे बताया जैसे गुटरगू को हाथों में लेकर नचा रही हो। मैं वस्तुतः प्रेम व्रेम किसी से न करती। शादी भी मैंने माता पिता के चुनाव से ही की और आज भी खूब प्रसन्न हूँ, पर दिल जलों का जलवा मैं खूब मन लेकर देखती। तो हाँ, अनु रॉकी विला में रहती थी। वहीं रहता था एक मदन बडोला। किराए में एक कमरा लेकर रहता और हमारे कॉलेज में पढ़ता। अनु उसी मकान में ही बडोला के कमरे के बगल वाले कमरे में रहती। बीच में केवल लकड़ी की दीवार थी, पर इस संयोग पर कभी सनसनी नहीं रही। अनु का रूप रंग ऐसा था कि लड़के उसे बिना नोटिस के छोड़ देते। अनु भी कोई गलतफहमी नहीं पा लेती। वह भी एक गहरी उदासी ओढ़े रहती। बडोला का रास्ता भी बाहर से अलग था, अतः बगल वाले कमरे के बारे में शायद वह हमेशा ही अनजान था। वह अंग्रेजी में एमए कर रहा था। उसके यहाँ आता राकेश सिंह, अपना गुटरगू। एक दिन अनु ने बड़े रहस्यमय ढंग से बतलाया, सुलक्षणा, फाइनल कुछ लंबी हो रही है। मेरा काम भी क्लर्की से बढ़कर गुप्तचरी तक फैल रहा है। मैं उसके करीब और सट गई। कौन है? मैंने कहा। अनु की आंखों में शैतानी की चमक थी। वह बेचारी बहुत रुचि लेती इस काम में। अपने आभाव की पूर्ति के लिए शायद वह ऐसे ही करती। मैं उसका मन बनाए रखती। उसने कहा, कल बड़ा मजा आया। क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें एक ठाकुर ने पसंद कर लिया है। वह खिलखिलाती खलबलाती रही। लोगों से अपनी हंसी बचाने के चक्कर में उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। हम ठंडी सड़क से घर की ओर जा रहे थे। वह प्रायः एकांत रहने वाली सड़क थी, पर इक्का दुक्का लोग आते जाते रहते। अनु की हंसी मेरे अंदर भी संक्रमित हो गई थी। मैंने हंसते हुए उससे कहा, बताती क्यों नहीं पागल? वह हंसी नियंत्रित करने के प्रयत्न में केवल हाथ से इशारा करती थी कि रुको, अभी धैर्य रखो। हम बर्कले कॉटेज के पास से गुजर रहे थे। गेट के पास अनु ने मुझे ठेला। वह कुछ जोर से ठेल गई थी। मैंने उसकी ओर शिकायत से देखा। क्या हो? वह मुझे बिल्कुल गंभीर दिखी। उसकी आंखें गेट के सींचों के पार कॉटेज के अंदर की ओर देख रही थी। मेरी निगाहें उस ओर चली गईं। कॉटेज के लॉन पर कुर्सियों में जमी 4 आंखें हमें ही देख रही थी। बडोला को मैं कई बार देख चुकी थी। उसकी लालची आंखें मुझे कभी अच्छी नहीं लगीं। अपने अंदर उसे विश्वास नहीं था, फिर भी वो घूरता रहता। उसकी आंखें इस प्रयत्न में अंदर चली जाती और उसकी बेडौल नाक का पचका हुआ डंडा बलात आगे निकल आता। पर उसकी बगल में खड़ा विलायती चूहा मुझे मजेदार लगा। वह लगातार मुझे देख भी नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक भोला सा भाव था। उसके गाल लाल और अधिक लला गए थे। कॉटेज की दीवार अधिक ऊंची नहीं थी। वह लगातार हमें मोड़ लेते देखता रहा था। मोड़ के पास एक वृक्ष की ओट से मेरी भी इच्छा उसे निरापद देख लेने की हुई। हमें गया हुआ जान बडोला ने उसकी ओर पसंद आई के अंदाज में देखा और वह सर झुकाए अपने में डूबा रहा। अनु ने मुझे छेड़ा। पसंद आया?
उसने कल उनके इस दर्शन प्रोग्राम को सुन लिया था। बड़ोला को अपना स्कोप धूमिल लग रहा था। अतः वह गुटरगू, ये नाम बहुत बाद में रखा था मैंने, खूब प्रेरित कर रहा था। गुटरगू किसान का बेटा था और कर्नल की बेटी के आतंक में था। पर बडोला ने कहा था, कैरियर बना लो तो सुलक्षणा तुम्हारी है। सो उस दिन ठाकुर गुटरगू सिंह एमए इंग्लिश फाइनल ईयर दीदार के लिए आए थे। सुलक्षणा दीदी ने सभी की ओर देखा। गीली चमकदार रोशनी थी उनकी आंखों में। आंखें बाहर देखती हुई भी कहीं अतीत के दृश्यों को देख रही थी। वह बताती रही, गुटरगू के भोलेपन ने उन्हें मोह लिया था। शादी प्रेमी जैसी कोई बात उनके मन में नहीं थी, पर अपने भोलूराम को देखने के मौके वे चूकती नहीं थी। उधर भी बड़ोला की कोचिंग चल रही थी। दुकानों, पिक्चर हालों, सखियों, रिश्तेदारों के घरों के इर्द गिर्द वे मिलते रहते। सर्वे पक्की थी उनकी। पर एक दिन गुटरगू ने गजब ही कर दिया। इतना गजब कि उनके घर वालों को, जो काफ़ी उदार थे, अपनी लड़की की शादी की चिंता होने लगी। पिता, जो हर बात को मिलिट्री टोन में लेते, ओह डोंट वरी एट ऑल, उनकी प्रिय अभिव्यक्ति थी। वे भी खतरे को भांपने से लगे। दीदी की जुबानी सुने तो अच्छा है। गुटरगू बेचारा चक्कर में आ गया था। वह सुलक्षणा को चाहने लगा था। विश्वास भी पूरा हो गया था उसे कि सुलक्षणा उस पर मोहित है। कारण भी थे उसके। वह सप्ताह के उस दिन मॉडर्न बुक डिपो के सामने खड़ा हो जाता जिस दिन हमारा शॉपिंग का टर्न होता। मिलिट्री वाले पिताओं के परिवार में यह आदर्श खूब चलता है कि हर काम शेड्यूल से टाइम पर करो। सो हमारे दिन निश्चित थे। शॉपिंग ऑन मंडे, सैटरडे फॉर एंटरटेनमेंट, इसी तरह। तो अपने गुटरगू पहुंचे होते। रेलिंग पर टिके हुए अन्य मंचलों चहेतों का जमघट वहां रहता। उनमें एक दो बहुत सुंदर सजीले पुरुष थे। उनमें विश्वास भी बहुत दिखता। उनसे आंखें मिलाने के प्रयास में गर्दन झुकती जाती। ऐसे स्मार्टों को मैं किसी आड़ से देखने का उपक्रम करती। मॉडर्न बुक डिपो के काउंटर में पुस्तकों, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, पत्र पत्रिका के खरीदने के बहाने तिरछी चितवनों का खेल खूब चलता। काउंटरों में उनके आसपास होने के एहसास से सांस अनियंत्रित होने लगती, शरीर भारी सा होने लगता। अपने अंदर विश्वास समेटने के लिए जैसे अपने अंतर से अपने को खींचकर बाहर लाना पड़ता। क्या क्या होता। मैं उनसे सीधे आंखें चार करने से कतराती। उनका तना हुआ विश्वास लगता सरेआम हाथ पकड़ लेगा। सुलक्षणा दीदी अपने अनुभवों में डूब गई थी। आज भी वे अनुत्तरित पहेलियां थी, पर सामने बैठी हुई युवा अध्यापिकाएं शर्मा गई थी। उनके प्रत्यक्ष अनुभव ही जैसे उनके बगल में खड़े हो रहे थे। दीदी ने श्रोताओं की हालत समझी और बात बदल दी। पर अपने गुटरगू को देखकर मैं बहुत सहज हो जाती। उसे देखते ही मेरे आंखों के प्याले रस भरे होने लगते। मैं उसे निसंकोच देखती। उसकी सरल पाकड़ के पत्तों में टिकी बूंदों सी झलमल आंखों से वह भाव पीती जाती और एक रसधार सी मेरे अंग अंग में भरने लगती। वह बिल्कुल कबूतरों की तरह गर्दन उचकाता, देखता पर अजीब असमंजस में लगता। तभी उसके लिए ये गुटरगू शब्द मुंह से निकल आया था। मैं कई बार उसकी वामांगी बनी, अपने बगल में उसके खड़े होने की कल्पना करती। इस कल्पना मात्र से मेरे अंदर कुछ खलबलाने लगता। हंसी की ऐसी लहर उठती कि कहाँ से फूट जाए का भाव बन जाता। मैं रास्ते में होती तो अनु के कंधों का सहारा लेकर अपने आवेग को रोकती। अकेले में तो मैं कई बार फूट ही पड़ी थी, फिर भी उसकी हंसी उड़ा देने का भाव मन में कभी नहीं आया। उसे देखने का अवसर मैं खोती नहीं थी। उसकी उपस्थिति में अपनी लड़की होने की सचेतता ही मैं भूल जाती। लोगों के बीच भी उसे उचक उचक कर देख लेती। आंखों में वही लबालब भाव होता, जैसे किसी खूबसूरत से मासूम बच्चे ने कह दिया हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, और आप आंखों में भर लेती हैं अपने नन्हे राजा जी को। ऐसा ही होता जब अब सोचती हूँ कि उस पर क्या बीती होगी। अनु की जासूसी से पता चलता रहता कि वह अपनी पढ़ाई में दिन रात एक किए हुए है, कुछ बनना चाहता है। दिन रात मेरे सपनों में जी रहा था वह। वर्ड्सवर्थ की गोपन नायिका हो गई थी उसके लिए मैं। बाद में बना संवरा भी रहने लगा था वह, और मेरे प्रति किए हर प्रयत्न से मेरे मन का भाव और भी बढ़ जाता था। दीदी में अब भी कुछ उमड़ रहा था, पर समयांतराल ने हल्का करुण बना दिया था इन सभी को। उनकी आंखें अधखुली सी नम हो आई थी। फिर दीदी ने चरम भी सुना दिया।
वह दिन मैं भूल नहीं सकती। करीब 9 बजे का वक्त था, शायद छुट्टी का दिन था। मैं मैक्सी पहने अपने लॉन में घूम रही थी। हाथ में एक कोर्स की पुस्तक भी थी, शायद परीक्षाएं निकट थीं। तब पिताजी भी आए हुए थे। जीने के ऊपर के कमरे में वे चाय का चौथा दौर चला रहे थे। घर आने पर वे यही करते। तीसरे दौर के बाद उन्होंने नौकर को दाढ़ी का सामान लाने को थोड़ी देर पहले कहा था। माँ उनके और किचन के बीच गतिमान थी। अचानक लोहे का गेट खड़का। वहां गुटरगू अंदर प्रवेश कर रहा था। बाकायदा सूट में था, टाई कसी हुई थी। बुरा नहीं लग रहा था। पहली बार उसे देखकर मैं हक्क सी रह गई। वह तनाव में था। उसने इधर उधर नहीं देखा। गर्दन झुकाए उसने अपने और मेरे बीच की दूरी को बड़े दृढ़ कदमों से पार किया। कुछ दूरी पर वह मेरे आगे आकर ठहर गया। इस बीच गेट का खटका सुन पिताजी खिड़की तक आ गए थे। माँ जीने के दरवाजे पर खड़ी हो गई थी, पर वह इस सबसे अनजान था। उसे सारी हलचल, सारी घेराबंदी दिखाई भी नहीं दे रही थी। पिता ने नौकर को क्या काम है पूछने को भेज दिया था। वह जीने की आधी सीढ़ियां पार कर चुका था। गुटरगू को इसकी चिंता नहीं थी। वह मेरे आगे हाथ मिलाने की दूरी तक आकर सीधा खड़ा हो गया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। कितनी संकल्प शक्ति से उसने तैयार किया होगा अपने को। वह आज तक देखा गुटरगू नहीं था। एक हल्की व्यंग भरी मुस्कुराहट आई उसके चेहरे पर। जाने कहां से उसके हाथों में मैंने एक सुंदर सा लाल गुलाब देखा। मैं सारी स्थिति के बीच अकचक सी थी। मैं केवल उसी को देख रही थी, पर मेरी चेतना आसपास चारों ओर फैल गई थी। एक अजीब तरह की शिकारी सचेतता और लस्ट पस्ट सी किंग कर्तव्य विमूढ़ता मुझ में एक साथ व्याप गई थी। मैं सावधान किसी मुद्रा में जड़ खड़ी रही। तभी उसने थोड़ी कमर झुकाकर गुड मॉर्निंग मिस कहा और गुलाब मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे स्वीकार कर लें, कृपया अवश्य स्वीकार करें मिस। मैं आपकी इस कृपा से सफल हो जाऊंगा। प्लीज मिस, मेरे भविष्य के लिए। मैं तो हिप्नोटाइज सी हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने थाम लिया और थामे रही, पर वह थैंक यू कहकर मुड़ा और गेट से बाहर हो गया। हम सब जहां के तहां केवल देखते रहे। कुछ देर बाद पिताजी की आवाज सुनी मैंने, कौन था? मैं केवल चुप रही और अपने कमरे में चली गई। पिता ने उसके बाद स्वयं कुछ नहीं पूछा, पर उनका व्यवहार बदल गया। माँ अधिक बलपूर्वक खाने पीने का आग्रह करती रही। शाम को बहुत हिम्मत करके अकेले में पूछा उन्होंने, कौन था सुल? बेटे, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम मुझसे इतना ही कह पाई थी माँ, कि मेरे मुंह से निकला। नहीं माँ, पर क्या बताऊं तुमको। मैं बेबसी लिए उन्हें देखती रही। बहुत अच्छा था हमारा परिवार। माँ बहुत संयत थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटे, आराम से रहो। जब कभी बताने कुछ कहने की इच्छा हो तो कह देना। बड़े होने पर संभल कर रहना चाहिए। फिर उन्होंने पूरे मातृत्व से निहारा। मैंने उनके दोनों हाथों को पकड़कर अपने गालों से लगा लिया, पर कह कुछ न सकी, कभी कुछ न कह सकी। बाहर वर्षा और तेज हो गई थी और अंदर खामोशी। तो ये थी एक बहुत खूबसूरत सी कहानी, मेरा गुटरगू। और शायद ये उस समय के सभी प्रेमियों की हकीकत थी। तब की प्रेम कहानियां बस ऐसी ही होती थीं। मन ही मन में लोग प्रेम करते रहते थे और फिर शादी हो जाने पर अपनी अपनी जिंदगी जीते थे और इसी तरह कभी कभी पुराने किस्सों को याद कर लिया करते थे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।